हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग कर रहे थे और हमने कुछ चैप्टर पढ़े और अब हम पहुंच चुके हैं 7th क्लास के जियोग्राफी की बुक जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इफ आई एम राइट तो उसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि है 7th क्लास की जियोग्राफी की बुक। और उसका ये 7 चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं और आज हम इसी को पढ़ेंगे जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां, वे स्थान जहां लोग अपने ही घर में रहते हैं। आरंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उसके लिए एक जगह स्थायी घर बनाने की आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। तो व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं अवांगी नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? क्या आप जानते हैं वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं? आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें स्थायी बस्ती कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों के निकासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे अखेट संग्राहक, स्तनधारी, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। यह है एक मानव दृष्टि का दृश्य। शब्दावली में देखें तो ऋतु प्रवास से एक शब्द आएगा इसी पैराग्राफ में, जो है लोग। उसका मतलब होता है लोगों के मौसमी आवागमन, और ऋतु प्रवास करते हैं वो ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। मैरी का जन्मदिन, ये कहानी के रूप में आगे दिया हुआ है कि मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत आई। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव में रहता था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में इतनी आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते हैं तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या से गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधा वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस
के लिए ताजा हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आए। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्णन हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, और जैसे कि चित्र 2 में दिया हुआ है सघन बस्ती इस तरीके से। और प्रकीर्णन बस्ती में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र 3.7.3 में ये तीसरा नंबर वाला चित्र है जो है प्रकीर्णन बस्ती का, जिसमें ये घर एक यहाँ एक यहाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्ट सिटलट पर घर बनाते हैं। जैसा कि चित्र 4 में दिया हुआ है, ये है सिटलट का मकान। ये नीचे बम्बू लगा के घर का प्लेटफॉर्म ऊपर उठाया गया। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाते हैं, जिसे छतें जिसकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग कर घर बनाए जाते हैं। नगरीय बस्तियां में नगर छोटी एवं शहर उनके बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। आगे देखें तो परिवहन व्यवस्था। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अत्यधिक दूरी की यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगता था। इस समय लोग पैदल चलते थे एवं उनके सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता है। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। चित्र 5 में आप ये चीज दे सकते हैं कि यातायात के साधनों के रूप में घोड़ा गाड़ी का प्रयोग हो रहा है। ये घोड़ा है, इसके पीछे गाड़ी है और इसमें लोग बैठ के यात्रा कर रहे हैं। और ये एक देखें तो आप बर्फ में बने आवास कहाँ पाते हैं, इन्हें क्या कौन बनाता है और ये क्या कहलाते हैं? तो ये क्या है? इग्लू। इग्लू कहलाते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए अनेक महीने लग गए। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बनाया दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। और कुछ करके सीखे में है, परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। वो हो सकता है साइकिल, हो सकता है बाइक, हो सकती है टेम्पो, हो सकता है पैदल, हो सकता है बस, हो सकती है ट्रेन, हो सकती है बहुत बड़ी स्कूल हो तो पर्सनल हेलीकॉप्टर हो सकता है। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण त्रिभुज ये महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सड़क मार्ग कम दूरी की यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सड़क मार्ग सड़क है। सड़कें
पक्की अथवा कच्ची हो सकती हैं, जैसा कि चित्र 6 और 7 में दिखाया गया है। ये एक पक्की सड़क है जो किसी शहर या किसी हाईवे को दर्शा सकती है आप, और ये किसी कच्ची सड़क है जो किसी गांव के एक कच्चे रास्ते को का अनुभव करवा रही है। तो देखें, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा है, मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों में भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं, और फ्लाईओवर उत्थित रचनाओं के ऊपर बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं ये रेलगाड़ी के बारे में? पहले रेलगाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। अगला है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोए का कार्य होता है। वास्तव के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वास्तव के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में प्लेटफॉर्म भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है, यह इसलिए ये एशिया में सबसे बड़ा। क्या आप जानते हैं जायलिंग से लहासा के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर यानी 5 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। और है कि क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूट में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये देखें, इसमें रूस में है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ ये व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये हो गया पूरा रूस को एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक कवर करता है। तो रूस ही सबसे बड़ा देश है, तो ये इसकी इतना बड़ा रेल मार्ग इस यहीं पे होना संभव है, और किसी देश के पास होना संभव। जब रूस ने बना दिया तो दूसरे को बनाने का जरूरत ही नहीं। जल मार्ग आप पहले पढ़ चुके हैं कि आरंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। नाव्य नदियां एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक ऑफ एवं अफ्रीका में नील नदी है। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, और पत्तनों का मतलब होता है बंदरगाह या पोर्ट से जुड़े होते हैं। विश्व में मुख्य कुछ महत्वपूर्ण पतन है एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई एवं उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका के डरबन एवं क्रेपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। चित्र 7.11। अब 7.11 बहुत आगे है, इसको हम थोड़ा नीचे 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 7.11 है क्या? नहीं है। अगला, हाँ ये दिया हुआ है 7.11। इसमें दिया हुआ है प्रमुख समुद्र और हवाई पतन। हवाई मतलब हवाई अड्डे और समुद्र के अड्डे। तो ये आप देख के इसमें काफी नॉलेज इसमें से गेन कर सकते हैं। ये हो गया वो।
वापिस चलते हैं अपने पुराने स्थान जहाँ पर हमने छोड़ा था पढ़ना। ये क्या आप विश्व के कुछ और पत्नों के नाम बता सकते हैं? तो इस फोटो में देखो और आराम से बताओ। ये क्या है? अंतरदेशीय जलमार्ग, मतलब जो भी एक देश के अंदर अंदर जो भी नदी के देश से पार कर सकते हैं वो हो गया अंतरदेशीय। अब हो गया वायु मार्ग। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तेज मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान में कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन परिस्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाइयां बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। चित्र 7.9 ये रहा, एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है। वो कुछ महत्वपूर्ण हवाई पथ जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा है। जो चित्र संख्या वही मानचित्र वाले चित्र में हम देख सकते हैं। आओ करें अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखो। क्यों लिखो? कि हम अगला चैप्टर अपना चैप्टर का टॉपिक है संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार में विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आती है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होता है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल एवं ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार आधारित लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाएं एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती है, अपितु हम इनसे हमारा जीवन भी अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने का कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसमें ये संचार साधनों का विकास दिख रहा है। ये पुराने जमाने का संचार का साधन था, जिसमें कुछ आदिवासी टाइप दिखा रहे हैं। बीच में ये कबूतर वाला था, बाद में पोस्ट ऑफिस या डाकघर से डाकिए के द्वारा, फिर ये समाचार पत्र और बुक्स के द्वारा, और आज के ज़माने में ये सैटेलाइट, ये टीवी हो गया, ये क्या कंप्यूटर हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये टीवी हो गया, ये फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। और ये अपना वो मानचित्र जिसके ऊपर हम देखते हैं समुद्री पोर्ट और हवाई एयरपोर्ट्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगला वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।